हम वर्क के बारे में बता चुके थे और वर्क के हमने क्वेश्चन भी बना लिए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी बेसिकली क्या है, तो एंथैल्पी भी एक टाइप का एनर्जी होता है और एंथैल्पी को बोल दिया जाता है कि एंथैल्पी बेसिकली एंथैल्पी जो है वो बेसिकली इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी का एल्जेब्रिक सम होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, एंथैल्पी की डेफिनेशन है। एंथैल्पी लिखा हमने सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। एंथैल्पी इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और जो पीवी एनर्जी है उन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है इसको बोल दिया जाता है एंथैल्पी। ठीक है, वैसे जो एंथैल्पी वर्ड है ना, एंथैल्पी जो वर्ड है ये वर्ड बना कैसे ये समझा देता हूं मैं आपको। ये जो एंथैल्पी वर्ड है ये बेसिकली En प्लस थेल्पो से मिलकर बना हुआ है। En मतलब इन और जो थेल्पोज है इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, तो एंथैल्पी की जो डेफिनेशन है आप ये भी बोल सकते हैं कि एंथैल्पी जो वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है जो En और थेल्पो से मिलकर बना हुआ है और थेल्पोज जो वर्ड है इसका मतलब है हीट। इसका मतलब सिस्टम का एक ऐसा एनर्जी कंटेंट जिसको आप हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, दैट इज नोन एज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की ये डेफिनेशन भी है। तो जो वर्ड एंथैल्पी है वो इटसेल्फ ये बताता है दिस इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। सिस्टम का ऐसा एनर्जी कंटेंट जिसको आप हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, दैट इज नोन एज एंथैल्पी। ये एंथैल्पी की एक डेफिनेशन है। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये है, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और जो पीवी एनर्जी है उन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है इसको बोल दिया जाता है एंथैल्पी। ठीक है, तो फॉर्मूला देखें इसके लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा इसके लिए H इक्वल टू हो गया E प्लस पीवी। H इक्वल टू E प्लस पीवी। E है इंटरनल एनर्जी और पीवी है पीवी एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी का जो सम है इसको बोल दिया हमने एंथैल्पी। H इक्वल टू E प्लस पीवी। देखो अब E भी एनर्जी है और H भी एनर्जी है। E भी एनर्जी और हमारा H भी एनर्जी है। अब एनर्जी है तो मास पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा तो यार एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो एंथैल्पी के लिए बोल दिया जाता है, एंथैल्पी होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके साथ ये स्टेट फंक्शन भी होता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा, एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, उसके साथ में ये स्टेट फंक्शन भी होता है। एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसके साथ में स्टेट फंक्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट H इक्वल हमने लिखा E प्लस पीवी। देखो E एनर्जी है ना, मैंने आपसे बोला था कि जो E है E की हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हम E का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो यार फिर हम H का भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए बोला जाता है कि एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम ऑलवेज निकालते हैं चेंज। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी का एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करना इम्पॉसिबल है। और जहां काम भी ऐसा हो कि कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो उसके लिए निकाला जाता है चेंज। तो हम निकालेंगे एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज डेल H निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये जो रिलेशन है ना H इक्वल टू E प्लस पीवी, ये तो हमको H और E का रिलेशन बता रहा है। पर आपने देखा H और E ना तो हम E की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, ना हम H की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। E की जगह हम निकालते हैं डेल E और H की जगह निकालते हैं हम डेल H। तो ये तो रिलेशन H और E का है, तो हमको फिर रिलेशन भी चाहिए डेल H और डेल E के लिए। तो अब आपको बता देते हैं डेल H और डेल E में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E। अब मैं आपको डेल्टा H और डेल्टा E के बीच में रिलेशन बता देता हूँ कि डेल H और डेल E के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए H इक्वल टू होता है E प्लस पीवी। अब हमको डेल निकालना है तो डेल H इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल E प्लस डेल P इंटू V। अब यहाँ पर क्या है, P और V हमारे पास दो वेरिएबल है, इसके मैं तीन केस बना देता हूँ। केस वन तो क्या बना है कि प्रेशर कांस्टेंट है, या ऐसे बोल सकते हैं वॉल्यूम वेरिएबल है। सेकंड केस बना देता हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, या ऐसे बोल सकते हैं P वेरिएबल है। और थर्ड केस मैंने बना दिया जिसके अंदर P और V दोनों ही वेरिएबल है। फर्स्ट केस तो क्या बनाया मैंने, P कांस्टेंट या V वेरिएबल। सेकंड के अंदर V कांस्टेंट मतलब P वेरिएबल। और थर्ड केस के अंदर हमने P और V दोनों को वेरिएबल ले लिया। इसके तीन केस बना दे। फर्स्ट हमने लिया P कांस्टेंट है, अगर P कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, डेल H इक्वल टू डेल E प्लस P डेल्टा V। ये रिलेशन आ जाएगा, डेल H इक्वल टू डेल E प्लस P डेल्टा V। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो रिलेशन बनेगा
डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस वी डेल्टा बी, ये रिलेशन बनेगा। हाँ, अगर पी और वी दोनों वेरिएबल है तो रिलेशन बनेगा डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ये कब बनेगा? जब पी और वी दोनों वेरिएबल है, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमने ले लिया प्रेशर कांस्टेंट है, तो रिलेशन हमारे पास आ रहा है डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। अब इसके भी दो केस बना देता हूँ। एक केस मैंने क्या बनाया कि आइडियल गैस, और दूसरा बना दिया कोई केमिकल रिएक्शन है। अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। देखो इधर आइडियल गैस है ना, तो आइडियल गैस के लिए आप लिखते हो ना पीवी इक्वल टू लिखा जाता है एनआरटी, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी डेल्टा वी इक्वल टू बन जाएगा एनआर डेल्टा टी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पी डेल्टा वी है इसकी जगह एनआर डेल्टा टी भी तो लिख सकते हैं ना, पर कब? जब आइडियल गैस होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा वी, अगर आइडियल गैस हो तो पी डेल्टा वी की जगह लिख दिया मैंने एनआर डेल्टा टी, तो हमारे पास रिलेशन बना डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस एनआर डेल्टा टी। ये कब है? जब आइडियल गैस है। हाँ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है तो आपको बताया था केमिकल रिएक्शन अगर हो तो पी डेल्टा वी की जगह आप लिख देना डेल एन जी आर टी, तो फिर रिलेशन क्या बनेगा डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। ये कब है? जब केमिकल रिएक्शन है। और ये कब है? जब हमारा आइडियल गैस है। ये तो कौन सा केस लिया? जब प्रेशर कांस्टेंट है। चलिए जी वॉल्यूम कांस्टेंट पे लेते हैं। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो रिलेशन हमारे पास आ रहा है डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस वी डेल्टा पी। इसके भी दो केस बनाते हैं, एक तो हमने आइडियल गैस के लिए ले लिया, एक हमने केमिकल रिएक्शन के लिए ले लिया। आइडियल गैस है तो वही पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी डेल्टा पी को क्या लिखेंगे एनआर डेल्टा टी, तो सेम रिलेशन आ जाएगा डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस एनआर डेल्टा टी। और अगर केमिकल रिएक्शन है तो भी वी डेल्टा पी को आप क्या लिखेंगे डेल एन जी आर टी, तो ये डेल एन जी आर टी आ गया। ठीक है, इसके भी दोनों फॉर्मूले सेम बने। इसका मतलब चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो ना चाहे प्रेशर कांस्टेंट रखो या वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, अगर केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो रिलेशन लगाना डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, और आइडियल गैस है तो रिलेशन लगाना डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस एन आर डेल्टा टी। ये लीजिए, ठीक है, ये कॉमन फॉर्मूला बता दिया। हाँ, अगर दोनों वेरिएबल है तो डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ये जो फॉर्मूला लिखा हमने लास्ट में जिसमें पी और वी दोनों वेरिएबल है, ये फॉर्मूला आप चाहे आइडियल गैस हो या नॉन आइडियल हो या केमिकल रिएक्शन हो, ये फॉर्मूला तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आइडियल हो, नॉन आइडियल हो या केमिकल रिएक्शन हो, ये फॉर्मूला सभी के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अब आपने देखा चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अगर केमिकल रिएक्शन है तो रिलेशन क्या आ रहा है डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। ये तो रिलेशन आ रहा है, तो अपन इसी रिलेशन को लेके आगे बढ़ जाते हैं। फॉर केमिकल रिएक्शन है तो रिलेशन क्या लिखा हमने डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी रिलेशन लिखा। डेल एच की जगह आप ये भी लिख सकते हैं क्यूपी, डेल ई की जगह आप ये भी लिख सकते हैं क्यूवी, तो इसे लिखा जा सकता है क्यूपी इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल एन जी आर टी। इस क्यूवी को उधर लाए तो इसको लिख सकते हैं ना क्यूपी माइनस क्यूवी इक्वल टू डेल एन जी आर टी। क्यूपी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर की हीट, क्यूवी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट, तो लिख सकते हैं ना क्यूपी माइनस क्यूवी इक्वल टू डेल एन जी आर टी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलिए अब इसके तीन केस बना देते हैं। फर्स्ट केस हमने क्या ले लिया डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो, सेकंड केस हमने ले लिया डेल एन जी लेस देन जीरो, थर्ड केस हमने बना दिया डेल एन जी इक्वल टू जीरो। मतलब रिएक्शन को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी हम ले रहे हैं जिसके अंदर डेल एन जी जीरो से बड़ा हो, डेल एन जी अगर जीरो से ग्रेटर है, हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि डेल एच और डेल ई में से कौन बड़ा होगा। तो डेल एच और डेल ई में से कौन बड़ा होगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, उस रिएक्शन के डेल्टा एन जी पे डिपेंड करेगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो से ग्रेटर है तो डेल एच डेल ई से ग्रेटर होगा, और अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो डेल एच डेल ई से लेस होगा, और डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो डेल एच और डेल ई की वैल्यू इक्वल होगी। ये तीन केस बनते हैं इसके लिए। ठीक है, इनके एक एग्जांपल भी बता दिए। डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो, इसका एक एग्जांपल ले लिया मैंने PCl5 का डिसोसिएशन, PCl5 से बना दिया PCl3 प्लस Cl2। इसका डेल एन जी कितना रहा 1, तो रिलेशन बनेगा डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस आर टी। ठीक है, डेल एन जी लेस देन जीरो, इसका एग्जांपल ले लिया अमोनिया फॉर्मेशन, सॉरी अमोनिया का डिसोसिएशन 2NH3। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं अमोनिया फॉर्मेशन बना देते। देखो इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये आपको अमोनिया फॉर्मेशन बताते हैं। अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखे, अमोनिया फॉर्मेशन होता है N2 प्लस 3H2। ये देखिए अमोनिया फॉर्मेशन लिखा मैंने N2 गैस प्लस 3H2 गैस है, इस हमने ये 2NH3 गैस का फॉर्मेशन कर दिया, ये अमोनिया फॉर्मेशन हो गया। ठीक है,
इसका डेलेंजी निकाले। डेलेंजी क्या होता है, प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल। प्रोडक्ट के गैसेस मोल हमारे 2 है, रिएक्टेंट के 4 है, 2 में से 4 को माइनस किया तो क्या आएगा -2, तो इसका डेल्टा एन जी -2 आता है, -2 हमने लिख दिया। तो रिलेशन क्या बनेगा, डेल एच इक्वल टू डेल ई -2 RT, ये इसका रिलेशन आ जाएगा। थर्ड हमने ले लिया डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 का एक एग्जांपल लिया, इसका एग्जांपल HI का फॉर्मेशन, H2 + I2 से 2HI बना दिया। इस रिएक्शन का डेल एन जी क्या होगा, प्रोडक्ट के गैसेस मोल 2 है, रिएक्टेंट का गैसेस मोल 2 है, 2 - 2 किया तो बनेगा 0, डेल एन जी 0, तो इसके लिए रिलेशन आता है डेल एच इक्वल टू डेल ई। इसका मतलब डेल एच और डेल ई में से कौन ग्रेटर होगा, ये डिपेंड करता है उस रिएक्शन के डेल एन जी पर। अगर डेल एन जी 0 से ग्रेटर है तो डेल एच ग्रेटर होगा, डेल एन जी 0 से लेस है तो डेल एच लेस होगा, और डेल एन जी अगर 0 है तो डेल एच और डेल ई की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ना, हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी जो न्यूमेरिकल है वो हमारे आते हैं कंबशन की रिएक्शन के। हमारे मोस्ट ऑफ दी जो एग्जांपल है, हमारे मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन है वो कंबशन की रिएक्शन के आते हैं। तो इसका मतलब हमको पहले तो कंबशन की रिएक्शन भी लिखना आना चाहिए कि कंबशन की रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की कंबशन की रिएक्शन लिखना सिखाता हूँ। तो लिख हमने कंबशन रिएक्शन, सबसे पहले ले लिया हमने कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है, चलिए कंबशन की रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, तो जो भी हाइड्रोकार्बन है जिसका कंबशन करवा रहे उस हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवानी है, और प्रोडक्ट में आपको CO2 और H2 बनाना है। देख लीजिए मीथेन का कंबशन है तो मीथेन की रिएक्शन किससे करवा रहे, O2 से, ऑक्सीजन के साथ में, प्रोडक्ट में बना दिया हमने CO2 एंड H2 ये बना दिया। अब इसको बैलेंस करना होगा। हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन करवाते हैं तो उसको बैलेंसिंग का तरीका होता है CHO को ऑर्डर को फॉलो करना है। इसका मतलब सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना, फिर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। चलिए देखिए कार्बन को बैलेंस किया, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, कार्बन बैलेंस हो गया। सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना 4 है, इधर कितना है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन, इधर को ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते इधर 4 हो गया। तो लेफ्ट में भी और राइट में दोनों में हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, चलिए अब हमको इसका डेल एन जी निकालना है। हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक तो क्वेश्चन हमसे पूछता है ये 25 डिग्री पर, 25 डिग्री को 25 डिग्री और 27 डिग्री आपको एक ही लेना है, और एक क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है ये 100 डिग्री पर। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, 25, 27, और एक बनाते हैं 100 डिग्री पर। सबसे पहले बात करें 25 और 27 पर। चलिए जी ये रिएक्शन दे रखी है, अब इसके लिए हम डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं 25 डिग्री और 27 डिग्री पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 25 और 27 पे निकालना है तो आपको सबकी फिजिकल स्टेट मेंशन करनी होगी। मीथेन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है। अब H2 की बात करें तो H2, अब देखो H2 का जो फिजिकल स्टेट है ना वो हम लिक्विड भी लेंगे, वो हम गैस भी लेंगे। तो इसका जो फिजिकल स्टेट है उसको डिसाइड कैसे करेंगे, वो डिसाइड करेंगे क्वेश्चन हमसे कितने डिग्री में फ्रेम करवा रखा है। ठीक है, हाँ अगर देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होता है, इसका क्वेश्चन हमारा बिलो 100 डिग्री डिजाइन किया हुआ है। क्वेश्चन हमारा बिलो 100 डिग्री है तो H2 को लिक्विड लेना है, और क्वेश्चन अगर उसने 100 डिग्री या अबव 100 डिग्री डिजाइन किया तो फिर H2 की फिजिकल स्टेट को गैस लेना है। इसका मतलब जब हम 25 डिग्री पर डेल एन जी निकालेंगे तो H2 को लिक्विड लेके बात करेंगे, और अगर हम डेल्टा एन जी निकालेंगे 100 डिग्री पर तो जो H2 है उसको हमको फिर गैस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं 25 डिग्री पे बात करूं तो 25 डिग्री पे तो लिक्विड लेना है, तो गैसेस मोल प्रोडक्ट में कितने हुए 1, रिएक्टेंट में कितने 3, तो ये बनेगा -2, यानी इसका आंसर दे देंगे डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा ई से लेस होगा, और इसका डेल्टा एन जी -2 आ गया। ये समझ में आ गया पॉइंट। इसी क्वेश्चन को बना रहे 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर अब 100 डिग्री पे आप क्या करोगे, H2O का फिजिकल स्टेट क्या लेना होगा, आपको गैस लेना होगा। अब आप इसका डेल्टा एन जी निकाल लीजिए, ये लीजिए हम इसका डेल्टा एन जी निकालते हैं, प्रोडक्ट के गैसेस मोल 3, रिएक्टेंट का 3, 3 - 3 क्या तो 0, तो इसका आंसर क्या देंगे, इस वाले केस में डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों ही इक्वल होंगे। इसका मतलब हमें से हो सकता है ना कोई आपके पास एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल एच और डेल ई का रिलेशन फिक्स नहीं होता है। आप टेम्परेचर चेंज करके और डेल एच और डेल ई के रिलेशन को भी आपस में चेंज कर सकते हो। ये हमको इस क्वेश्चन से पता लग गया। ठीक है जी, सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया कंबशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का कंबशन। ठीक है, हमने इथेनॉल की कंबशन की रिएक्शन लिखी, इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो CO2 H2 बनेगा, ये तो हमने स्केलेटन बना दिया। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने का तरीका CHO, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है। इधर कार्बन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन का नंबर आएगा, उसके बाद किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। देखिए इधर कितनी हाइड्रोजन आ रही है,
इधर हाइड्रोजन बना 5 + 1 कितना 6 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखा जाए, ऑक्सीजन कितना हुआ 2 × 2 = 4 और 4 और 3 हो गया 7, 1 तो इधर है यानी 6 लाना है, तो 6 का मतलब 3, ये होगा ना 3 × 2 = 6, ये हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, हमको डेल्टा एन जी लेकर आना है। एक तो हम बात करेंगे 25 डिग्री या 27 डिग्री, एक ही बात लेनी है, और दूसरा हम इसकी बात कर लेते हैं 100 डिग्री पर। लीजिए 100 डिग्री पर बात करें, इसका डेल्टा एन जी देख लेते हैं। 25 डिग्री और 25 डिग्री और 27 डिग्री पर डेल एन जी, तो पहले सबका फिजिकल स्टेट लिखें क्योंकि गैसेस लेना है। इथेनॉल, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से तो कम होता है, अगर वाटर से कम है इसका मतलब 25 डिग्री पे इथेनॉल लिक्विड होगा, ऑक्सीजन गैस होती है, CO2 गैस होगा, और 25 डिग्री पर H2O भी लिक्विड होता है। ठीक, तो डेल एन जी देखें, इसका डेल एन जी बनता है 2 - 3 = -1, तो आंसर देंगे डेल एच का वैल्यू डेल ई से लेस होता है, ये आ जाएगा आंसर इसके लिए। इसी क्वेश्चन को डिजाइन किया फिर हमने 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर देखें तो 100 डिग्री पे हम क्या बोलेंगे, जो H2O है इसका फिजिकल स्टेट हमको गैस लेना है, और 100 डिग्री पे तो हमारा जो इथेनॉल है यार ये भी तो गैस स्टेट में चला जाएगा, तो इसका डेल्टा एन जी देखें, डेल एन जी प्रोडक्ट की गैसेस मोल, तो हमारे पास आ रहे 5, रिएक्टेंट की गैसेस मोल तो ये आ रहे 4, तो इसका आंसर आ जाएगा इसका डेल्टा एन जी 1, आंसर देंगे डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा ई से ग्रेटर होता है। ठीक है, 100 डिग्री पर अगर डेल एन जी निकाले तो उसका डेल एन जी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 1 कैसे आया, क्योंकि 100 डिग्री पर इथेनॉल भी गैस बनेगा और ये वाटर भी गैस बनेगा, तो प्रोडक्ट की गैस मोल 5, रिएक्टेंट के होंगे 4, 5 - 4 किया तो 1 आ जाता है। और अगर 25 डिग्री पे बात करें तो 25 डिग्री पर इथेनॉल लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड है, तो 2 - 3 किया तो -1 आ जाता है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल बता दिया। थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं मैं। थर्ड हम ले रहे हैं कंबशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन की कंबशन की बात कर लेते हैं, कंबशन ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का कंबशन सबसे पहले क्या करें, इसकी रिएक्शन लिखें, स्केलेटन लिखें। तो ब्यूटेन होता है हमारे पास C4H10, तो ब्यूटेन की रिएक्शन हम O2 से करवा देते हैं, तो जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में बनेगा हमारे पास में CO2 and H2O, ये तो प्रोडक्ट में बन गया। ठीक है, बैलेंस करें, सबसे पहले बैलेंस करेंगे कार्बन को। कार्बन इधर कितना है 4 है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन इधर 10 है, तो यहाँ पर 5 लिया तो 5 × 2 = 10, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन होता है 4 × 2 = 8, 8 और 5 होता है 13, तो यहाँ लिखा जाएगा 13/2। ये लीजिए ऑक्सीजन भी हमने बैलेंस कर दिया। अब इसका डेल एन जी निकाल रहे हैं। इसका डेल एन जी एक तो हम निकाल रहे हैं 25 डिग्री पर और 27 डिग्री पर। 25 और 27 डिग्री पर अगर डेल एन जी की बात करें तो डेल एन जी क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की गैसेस मोल, तो हमारे पास 4 है, रिएक्टेंट की गैसेस मोल, तो ये 1 मोल इसका है और इसका 13/2, तो ये बन जाता है 15/2, ये 15/2। इसको सोल्व करें, इसका जो डेल्टा एन जी है ये बनता है 8 - 7/2, ये लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट का गैसेस मोल 1 है, रिएक्टेंट का गैसेस मोल 2 है, 15/2, तो ये बनेगा 8 - 15 - 7/2, इसका डेल एन जी आ गया। तो हम इससे बोल सकते हैं इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा ई से लेस होता है, डेल एच इज लेस देन डेल ई, ये रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम फ्रेम करें 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये लीजिए 100 डिग्री पे इसको बना दिया। अब 100 डिग्री पे क्या बोलेंगे, जो H2 है 100 डिग्री पर H2 का फिजिकल स्टेट भी गैस हो जाएगा, बाकी सब तो गैस है ही सही। तो इसका डेल्टा एन जी निकालें, देख लीजिए 100 डिग्री पर डेल एन जी, प्रोडक्ट के गैसेस मोल, तो 5 + 4 हो गया 9, रिएक्टेंट का गैसेस मोल, तो ये आ जाता है 15/2। इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 18/3, ये बनता है आपके पास में 3/2, तो आंसर दे देंगे डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा ई से ग्रेटर हो जाता है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ एक और एग्जांपल ले लिया हमने, कंबशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कंबशन, बेंजीन की रिएक्शन C6H6 बेंजीन O2 से रिएक्ट करवा के CO2H2 बना दिया। बैलेंस करें, सबसे पहले कार्बन, इधर कार्बन 6 है, इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 6 × 2 = 12, 12 और 3 होगा 15, तो यहाँ लिख दिया मैंने 15/2, ये ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, हमको डेल एन जी निकालना है। चलो जी इसका डेल एन जी निकालते हैं। हम निकाल रहे हैं 25 डिग्री या 27 डिग्री पर डेल्टा एन जी निकालते हैं। सबका फिजिकल स्टेट लिखे 25 डिग्री पर।
बेंजीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो ये तो लिक्विड रहेगा 25 या 27 का मतलब रूम टेम्परेचर होता है, ये तो लिक्विड होगा, ये गैस हो गया, CO2 गैस होगा, H2 हमारा लिक्विड होगा। हाँ, अगर हम इसी क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं 100 डिग्री पर, ये लीजिए 100 डिग्री पता है बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से तो कम होता है, तो 100 डिग्री पर वाटर तो गैस में होगा, उसके साथ में बेंजीन भी हमारा गैसेस फेज में चला जाएगा। इसका डेल्टा देखें, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट के गैसेस मोल, तो देखिए प्रोडक्ट के गैसेस मोल, तो ये लिखा हमने 6 माइनस 15/2, इसको लिखा हमने माइनस 3/2, माइनस 3/2 का मतलब डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा ई से लेस होता है। ये लीजिए 100 डिग्री पे देखें, 100 डिग्री पर इसका डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। 100 डिग्री पे डेल्टा एन जी प्रोडक्ट के गैसेस मोल आता है हमारे पास में 9 रिएक्टेंट के गैसेस मोल, तो ये बन जाता है 17/2। इसको सोल्व करें तो इसका जो डेल्टा एन जी है वो बनेगा 1/2। अगर डेल्टा एन जी 1/2 है तो आंसर दे देंगे डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा ई से ग्रेटर होता है। ठीक है जी, डेल एच ग्रेटर देन डेल ई। ठीक, नेक्स्ट हमने ले लिया कंबशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कंबशन की बात करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का कंबशन, ये ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के हमने CO2 और H2 का फॉर्मेशन कर दिया। बैलेंस करें, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करें। इधर कार्बन कितना है 6, ये हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन बैलेंस हो गया। सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन, इधर कितना 12, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 12 हो जाएगा। थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना है 12 और 6 हमारा 18, तो यहाँ लिखा जाएगा 6 इधर है और ये 6 से लिया, ये 18 आ जाता है। डेल एन जी निकालें। एक तो हम बात करते हैं 25 डिग्री और 27 डिग्री पर इसका डेल्टा एन जी देखें तो 27 और 25 डिग्री पर डेल एन जी प्रोडक्ट की गैसेस मोल 6, रिएक्टेंट का भी 6 यानी 0, तो आंसर देंगे 25 डिग्री 27 डिग्री पर इसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई का वैल्यू इक्वल होता है। ये लीजिए इसी क्वेश्चन को इसी का डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर इसका डेल्टा एन जी देखते हैं। 100 डिग्री पर H2 क्या हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 12 माइनस 6 किया तो ये बनता है 6, आंसर देंगे डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा ई से ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे हम इसके डेल एन जी में निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये मैंने आपको कंबशन की रिएक्शन के डेल्टा एन जी देखना सिखा दिया। अब इस पर क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होते हैं तो क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन N2 + 3s2 से 2NH बना दिया is -93 किलोजूल। कैलकुलेट डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन एट 27 डिग्री। देखिए रिएक्शन हमको दे रखी है, रिएक्शन हमारे पास है N2 गैस प्लस 3H2 गैस है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे हमने ये 2NH गैस का फॉर्मेशन कर दिया। सबसे पहले हम इसका डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। इसका डेल एन जी आता है हमारे पास में 2 - 4 = -2 डेल्टा एन जी आ गया। हमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा एच = होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। डेल ई की बात करें, डेल ई होता है -93, ये -93, डेल एन जी -2 R/T। ठीक है, देखो क्वेश्चन 27 डिग्री पर है और ये 93 ये किलो जूल में, तो अपने काम करें आर और टी को किलो जूल में रख दें और 27 डिग्री है तो किलो जूल में बताया था ना 2.5 होता है, याद है 25 डिग्री और 27 डिग्री पर R/T 2.5 किलो जूल होता है। तो वो जो मैंने आपको वैल्यूज याद करने के लिए बोला था ना, इसलिए बोला था कि आगे कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते चले जाएंगे। ये लिखिए, ये बनता है -93 - 5, तो आंसर देंगे -98 किलो जूल। ये आपके पास में इसका डेल एच आ जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर 800 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्या बोला गया, इथेनॉल का हीट ऑफ कंबशन है, तो पहले इथेनॉल की रिएक्शन लिख देता हूं मैं। देखो इधर इथेनॉल होता है C2H5OH, ये इथेनॉल का कंबशन है। O2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो हमको मिलेगा CO2 + H2। ये लीजिए, ये तो कर दिया। बैलेंस करें, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करें, इधर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते कार्बन में बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 6 हो गया। ऑक्सीजन 2 × 2 = 4 और 3 कितना 7, 1 तो यहाँ 3 लिया तो ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कितने डिग्री पर है, 100 डिग्री पर है, तो 100 डिग्री पे इथेनॉल गैसेस फेज में होगा, ऑक्सीजन तो गैसेस होता है, CO2 भी गैस होता है और ये भी गैस हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसका डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं।
प्रोडक्ट के गैसेस मोल, ये हमारे पास 5 है, रिएक्टेंट का 4 है, इसका मतलब इसका डेल्टा एन जी +1 आ जाता है। हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है, रिलेशन होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एम जी आर टी। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट और कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमसे ये डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच पूछा जा रहा है। डेल एच माइनस डेल ई नहीं बोला, डेल ई माइनस डेल एच बोला है, ठीक है। तो क्या काम करें, इसको अरेंज करें तो ये बनता है डेल ई माइनस डेल एच इक्वल टू माइनस डेल एन जी आर टी, आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस, डेल एन जी की जगह रखा 1 आर इंटू टी। देखो क्वेश्चन हमारे पास है 100 डिग्री पर और आंसर दे के किलो जूल में, याद करिए 100 डिग्री पर आर इंटू टी बताया था 3.1 किलो जूल, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3.1, तो आंसर आ जाएगा -3.1 किलो जूल। ये लीजिए आंसर -3.1 किलो जूल, सेकंड आंसर दिया जाएगा। अब आपको समझा रहा होगा वो जो आर इंटू टी मैंने आपको बताया था, उस आर इंटू टू की क्या इंपॉर्टेंस है। जिस बच्चे को आर इंटू टी की वैल्यू याद है ना, तो उसकी कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान होती हुई चली जा रही है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, heat of combustion of benzene in bomb calorimeter was found to be -3264 kilojoule at 25 degree Celsius. Calculate heat of combustion of benzene at constant pressure and 25 degree Celsius. ठीक है। अब इसने बोला बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये हमसे बोलता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते ही आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने आपसे बोला था बॉम्ब कैलोरीमीटर एक क्लोज कंटेनर है। बॉम्ब किलोमीटर क्या, एक क्लोज कंटेनर है, और इस बॉम्ब किलोमीटर की जो हीट है उसको बोल दिया जाता है डेल्टा ए। इसने क्या बोला, इसका मतलब बॉम्ब, ये जब भी हमको बॉम्ब किलोमीटर बोलता है ना, बॉम्ब किलोमीटर का मतलब हमको क्या लेना है, वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है, और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को डेल्टा ई बोला जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर इसने हमको डेल्टा ई दे रखा है, तो क्वेश्चन के अंदर डेल्टा ई दे रखा है -3264 किलो जूल, ये हमको डेल्टा ई दे रखा है। और 25 डिग्री पे क्वेश्चन है, हमसे बोल क्या रहा है, बेंजीन की कंबशन के लिए कांस्टेंट प्रेशर की हीट, इसका मतलब डेल्टा एच पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि डेल ई गिवन है, डेल एच आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या काम करें, आप बेंजीन की कंबशन की रिएक्शन लिख के उसका डेल्टा एन जी निकाल लो। चलो जी सॉल्व करता हूँ। बेंजीन C6H6 प्लस O2, इससे हम फॉर्मेशन कर देते हैं CO2 प्लस H2O के लिए। बैलेंस करें, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, उधर 6 है तो ये लीजिए 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 ये लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन 12 और 3 15, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 15/2, ये 15/2 हो गया। क्वेश्चन हमारा 25 डिग्री पर है, तो 25 डिग्री पर बेंजीन की बात करें, 25 डिग्री पर बेंजीन तो लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस होगा, CO2 गैस होगा, और H2 हमारा लिक्विड हो जाएगा। इसका डेल्टा एन जी देखें तो देखें इसका डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, प्रोडक्ट की गैसेस मोल, ये 6 -15/2, इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है -3/2, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसका डेल्टा एन जी -3/2 आ रहा है, ठीक। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी, यही होता है। डेल ई की वैल्यू पुट कर देते हैं हम -3264, डेल एन जी को रखा हमने -3/2 आर इंटू टी। क्वेश्चन बनाया हमने 25 डिग्री पर, और ये हमने किलो जूल में ले रखा है, इसका किलो जूल में रखना पड़ेगा, और किलो जूल में 25 डिग्री पे होता है 2.5 की लीजिए, ठीक है। सोल्व करें, -3264 माइनस 2.5 अपॉन 2 किया तो 1.25 बनेगा, 1.25 का 3 टाइम्स करें, 1.25 का 3 टाइम्स 3.75 ये आ जाता है 3.75। इन दोनों को सम करें तो ये आ जाता है -3267.75 किलोजूल पर मोल। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -3267.75 किलोजूल पर मोल, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बॉम्ब किलोमीटर का बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 2 atm 3 liter 95 Kelvin to 4 atm 5 liter 245 Kelvin with change in internal energy delta equal to 30 liter atm. Calculate value of delta H for the process in liter atm. ये आपको प्रोसेस दे रखा है, ठीक है।
ये प्रोसेस दे रखा है। प्रोसेस में क्या बोला, प्रोसेस की इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में हमसे बोला प्रेशर 2 atm है, वॉल्यूम 3 लीटर है और टेम्परेचर उसका 95 केल्विन है, और फाइनल जो स्टेट है उसके अंदर प्रेशर 4 atm है, वॉल्यूम 5 लीटर है और टेम्परेचर 245 केल्विन है। और इस प्रोसेस के लिए बोला डेल्टा ई दे रखा है 30 लीटर, डेल एच निकालना। ये आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर P और V दोनों वेरिएबल है। मैंने आपसे बोला था जब P और V दोनों वेरिएबल हो तो हम रिलेशन लगा देते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ये कब, जब दोनों वेरिएबल होते हैं। डेली की बात करें तो डेली हमारे पास है 30, P2 V2 आप देख सकते हैं P2 V2 क्या लिखेंगे आप 4 इंटू 5, तो P2 V2 हो गया। P1 V1 की जगह लिखेंगे हम 2 इंटू 3। इसको सोल्व करें तो इसको लिखा जा सकता है 30 प्लस 20 माइनस 6, तो इसका आंसर आ जाता है 30 प्लस 20 बनेगा 50 माइनस ये किया तो आंसर आ जाता है 44 लीटर ATM। इस क्वेश्चन का आंसर है 44 लीटर ATM। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन रिएक्शन आपको दे रखा है 2CO प्लस O2 है, 2CO2 का फॉर्मेशन हुआ, डेल एच इक्वल टू माइनस 560 किलो जूल, कैरिड आउट इन 1 लीटर क्लोज वेसल। इफ प्रेशर इन कंटेनर गेट चेंजेस फ्रॉम 70 atm टू 40 atm एज द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, कैलकुलेट डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन। डेल एच दे रखा है, क्वेश्चन समझना, डेल एच दे रखा है, डेली पूछा जा रहा है, P प्रेशर हमारा चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसमें रिलेशन लगा देते हैं। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस V डेल्टा P, ये P2 माइनस P1 कर दिया। देखते चले डेल्टा E, क्वेश्चन के अंदर डेली तो पता लगाना ही है। डेल एच की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर डेल एच गिवन है माइनस 560 ये किलो जूल है। यूनिट का ध्यान रखें, डेल एच हमको गिवन है, डेल एच दे रखा है माइनस 560 किलो जूल, ठीक है। हमको डेली लेकर आना है, डेली प्लस V वॉल्यूम दे रखा हमको 1 लीटर, P2 माइनस P1 70 से 40 जा रहे हैं तो 40 में से 70 को माइनस कर दिया, ठीक है। देखिए ये हमारा ATM में और ये लीटर में, लीटर ATM बन गया और ये किलो जूल है, तो यार इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। अब लीटर ATM को किस में चेंज करना, किलो जूल में, तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमने 101.3 से, तो ये किस में चेंज हो गया, जूल में, और फिर 1000 से डिवाइड करें तो ये बन जाता है किलो जूल, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो 101/1000 यानी ऐसा नहीं लग रहा 100/1000 है, और 100/1000 एक तरह से 0.1 ही होगा ना। तो मैं इस पूरे की जगह एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इस पूरे की जगह डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.1। ये लीजिए हमने इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया 0.1 से मल्टीप्लाई करके, या हम ऐसे बोल सकते हैं 1 लीटर ATM इक्वल टू 0.1 किलो जूल। 1 लीटर ATM इक्वल टू 0.1 किलो जूल। 1 लीटर ATM आपका 0.1 किलो जूल, ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। इसको सोल्व करके देखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू माइनस 560 और ये आपके बनता है माइनस 30, पॉइंट से 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा -3 और -3 रह जाएगा तो ये बन जाएगा +3। इसका आंसर आ जाता है -557 किलो जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है डेल्टा ई, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, enthalpy of vaporization of water enthalpy of vaporization of water 800 degree Celsius is 40.66 kilojoule per mole. Internal energy change for vaporization of water 800 degree। इसने क्वेश्चन बना दिया वाटर के वेपोराइजेशन के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ये भी 2-3 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वाटर का वेपोराइजेशन है तो आप H2O जो लिक्विड है इसको चेंज करेंगे H2 गैस के अंदर, ठीक है। हम इसका डेल एनजी निकालें तो डेल एनजी इसका जाएगा 1 - 0, ये किया तो ये 1 आ जाएगा, डेल एनजी 1 आ जाता है।
हमने फॉर्मूला लगा दिया हमने डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। क्वेश्चन के अंदर डेल एच गिवन है और ये हमारे पास है 40.66, हमको लाना है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी, ये तो 1 आ गया आर इंटू टी। देखो ये जो 40.66 है ये पहली बात तो किलो जूल में दे रखा है और क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर आपका 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री पर आर और टी का प्रोडक्ट होता है 3.1 किलो जूल, तो 3.1 ले लिया। इसको सोल्व करें तो डेल्टा ई हमारे पास आ जाता है 40.66 माइनस 3.1। ठीक है, इसका आंसर बनता है 37.35 किलो जूल पर मोल। ये लीजिए 36 किलो जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं, एक और लिख देता हूं क्वेश्चन। फॉर gaseous reaction involving in complete combustion of isobutane which one is correct। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे मेरे को। फर्स्ट गिवन है डेल एच ग्रेटर देन डेल ई, सेकंड गिवन है डेल एच लेस देन डेल ई, थर्ड गिवन है डेल एच इक्वल टू डेल ई और फोर्थ गिवन है इन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, फोर्थ हमको दे रखा है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक, देखिए क्वेश्चन है फॉर गैसेस रिएक्शन इन्वॉल्विंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने आइसोब्यूटेन ब्यूटेन C4H10 इसका कंबशन करवा दिया, O2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा के और हमने प्रोडक्ट बना दिया CO2 प्लस H2 के प्रोडक्ट बना दिया। बैलेंस करें, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया तो ये हमारे पास 4 आ गया, हाइड्रोजन 10 है ना, तो ये लिखा जाएगा 5, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और 8 और 5 लिखा जाएगा 13, ये आ जाता है 13/2, ये बैलेंस हो गया। ठीक, अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट तो गैस होता है, CO2 भी गैस होता है और जो ब्यूटेन है ये भी गैस होता है। अब बात आती है H2 की। अब H2 का फिजिकल स्टेट लिखे क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने आपसे बोला था H2 का फिजिकल स्टेट लिखते समय क्वेश्चन में टेम्परेचर देखना पड़ेगा, तो हमने टेम्परेचर देखा, क्वेश्चन में टेम्परेचर दे नहीं रखा, इसका मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, तो आपका दिमाग चलेगा आंसर हमको 4 देना चाहिए। जबकि पता है इस क्वेश्चन में क्या बोला, फॉर गैसेस रिएक्शन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये लिखा ना गैसेस रिएक्शन। गैसेस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सभी का फिजिकल स्टेट गैस हो, उसको बोल दिया जाता है गैसेस रिएक्शन। तो जैसे इसने बोला गैसेस रिएक्शन, इसका मतलब H2 को भी फिर हमको गैस ही लेना है। ऐसे पता लगा H2 की फिजिकल स्टेट के बारे में। हाँ, अगर ये गैसेस नहीं लिखता ना तो फिर इसका आंसर 4 दिया जाता, क्योंकि टेम्परेचर भी नहीं है और गैसेस रिएक्शन भी नहीं लिखा, तो हम टेम्परेचर क्या देंगे, फिर तो 4 देंगे। पर इसने टेम्परेचर नहीं दिया पर ये लिखा ना साथ में गैसेस रिएक्शन, तो इसका आंसर मतलब हम क्या लेंगे, H2 को गैस लेना है। आप H2 को गैस लेके इसका डेल्टा एनजी निकाल लीजिए। डेल एनजी क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के गैसेस मोल, वो हमारे पास बनेगा 9 - 15/2। इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है 3/2। ठीक है, तो आंसर दिया जाएगा डेल्टा H ग्रेटर देन डेल ई। लीजिए आंसर डेल H ग्रेटर देन डेल ई, इसका फर्स्ट आंसर दिया जाता है। ठीक है, ये हमने आपको एंथैल्पी के बारे में एक्सप्लेन किया। ये होता है एंथैल्पी बता दिया और एंथैल्पी की रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करा दिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। 3 डेफिनेशन है जिनको हम आपसे आज डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी, उसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और थर्ड नंबर में हम आपसे बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले हीट कैपेसिटी की बात करें। हीट कैपेसिटी क्या होगा? तो जैसे मान लो सपोज समझते हैं आपको एक सब्सटेंस दे दिया गया और आपसे बोला गया कि जो सब्सटेंस है इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से राइज करना है। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से राइज करने के लिए जो हमको हीट चाहिए दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो इसकी डेफिनेशन है, और हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बता रहा हूँ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला लिखा हमने हीट कैपेसिटी H डॉट C, हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड अपॉन राइजिंग टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी को हमने C से लिखा, हीट रिक्वायर्ड को Q से लिखा, राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा T। तो फॉर्मूला बन जाता है इसके लिए C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी यूनिट के बारे में तो जो हीट है ना, आप हीट को जूल या कैलोरी कुछ भी ले लो, डेल्टा टी है। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो चेंज है ना, आप चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, सेम बात होती है। तो इसकी जो यूनिट है, यूनिट बनेगी इसके लिए जूल पर केल्विन, या बोल सकते हैं कैलोरी पर केल्विन, या ये भी लिख सकते हैं जूल पर डिग्री सेल्सियस, या ये भी लिख सकते हैं जूल पर केल्विन। ये सब इसके डेफिनेशन मतलब यूनिट बन जाएगी। ठीक है, ये जो हीट कैपेसिटी है ये बेसिकली मास पर डिपेंड करता है और ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट लिखा हमने हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपसे बोला ना एक सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना है और सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा होगा, राइज तो 1 डिग्री से करना है, अगर उसका अमाउंट ज्यादा है तो हीट भी तो ज्यादा चाहिए ना। इसका मतलब ये सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करती है, इसलिए बोल दिया जाता है हीट कैपेसिटी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो हमने आपसे बात करी हीट कैपेसिटी के बारे में। सेकंड हमारी डेफिनेशन आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। करना क्या है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या करना है, जो हीट कैपेसिटी की है ये की ये डेफिनेशन रखनी है। बस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या करना है, वो जो सब्सटेंस है वो आपको 1 ग्राम लेना है। यानी क्या हुआ, टेम्परेचर कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है, पर सब्सटेंस होना चाहिए 1 ग्राम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो हीट चाहिए उसको बोल दिया जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, समझ रहे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी H डॉट C, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन क्या लिखा हमने, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। देखो इधर वहां पर केवल सब्सटेंस लिखा था, यहाँ स्पेसिफाई कर दिया सब्सटेंस 1 ग्राम होना चाहिए। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब वो डेफिनेशन और इस डेफिनेशन के अंदर इतना सा डिफरेंस है, इसमें सब्सटेंस हमने 1 ग्राम ऐड कर दिया। तो फॉर्मूला बनाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड अपॉन राइज इन टेम्परेचर, और इसको हमने डिवाइड कर दिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरह से ये क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुआ, आपने एक तरह से जो हीट कैपेसिटी था उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड कर दिया। तो ये भी लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड Q, राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखा हमने W से। तो फॉर्मूला लिख दिया हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T इंटू 1 अपॉन W। इसकी यूनिट की बात करें तो ये तो हो जाएगा जूल, ये केल्विन और ये ग्राम। तो यूनिट बन जाती है इसके लिए जूल पर केल्विन पर ग्राम। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का 1 ग्राम की हीट, इसका मतलब ये तो होती 1 ग्राम के लिए, जब कोई क्वांटिटी 1 ग्राम के लिए डिफाइन की जाती है 1 ग्राम के लिए बनी है, इसका तो वो अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो होगा ही कब, जब 1 ग्राम सब्सटेंस होगा, अदरवाइज उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। इसका मतलब ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रख लेना, जो हीट कैपेसिटी है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड बात करेंगे अब आपसे मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। मोलर हीट कैपेसिटी में क्या करना है, वो जो हीट कैपेसिटी है ना सेम वो की वो डेफिनेशन है, बस मोलर हीट कैपेसिटी में सब्सटेंस 1 मोल लेना है। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है और उस 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर हमको 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है। देखिए इधर मोलर हीट कैपेसिटी MHC, मोलर हीट कैपेसिटी डेफिनेशन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देख लीजिए यहाँ पर सब्सटेंस हमने 1 मोल ले लिया है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी हीट रिक्वायर्ड अपॉन राइजिंग टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के मोल से डिवाइड कर दिया। हीट रिक्वायर्ड को हमने लिखा Q से, राइजिंग टेम्परेचर बन गया डेल्टा T और मोल ऑफ सब्सटेंस को लिखा हमने N से। ठीक है,
इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट बनेगी जूल पर केल्विन पर मोल बन जाएगा। हाँ, इसकी भी बात करें कि मोलर हीट कैपेसिटी होगा कब, जब 1 मोल सब्सटेंस होगा। जब सब्सटेंस ही 1 मोल है तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा ना बेटा जी, इसलिए बोला जाता है ये भी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया। हाँ, अगर मैं इस मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन देखूं तो रिलेशन बनेगा मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मतलब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप जैसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो रिलेशन ध्यान रख लेना, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ठीक है, चलिए ये हमने आपसे हीट कैपेसिटी के बारे में बात की। यहाँ पर एक डेफिनेशन और बताऊंगा मैं कैलोरी की। कैलोरी की डेफिनेशन भी समझ लीजिए भाई। कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, उस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना है, वो भी कितना 14.5 से 15.5 तक। उसके लिए जो हमको हीट चाहिए उसको बोल दिया जाता है कैलोरी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, याद कर लेना। कैलोरी की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। सब्सटेंस नहीं बोलना, इसमें वाटर ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाटर को लेकर डिफाइन की गई है। 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, इसमें भी 1 डिग्री कहां से कहां तक लेना है, 14.5 से 15.5 तक ही लेना है। इसको बोला जाता है कैलोरी। मतलब 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर आपको 14.5 से 15.5 तक करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज नोन एज कैलोरी। ये कैलोरी की डेफिनेशन है। हम आपसे हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे, अब मैं आपको इस हीट कैपेसिटी के टाइप्स बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा मैंने टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, जिसको लिखा हमने सिंबल सी से। ठीक है, ये जो हीट कैपेसिटी सी है ना, इसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक तो डिफाइन करते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रख के, एक इसको डिफाइन करते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के। हीट कैपेसिटी को लिखा हमने सी से। अगर आप हीट कैपेसिटी लिख रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पर तो इसको सीपी बोल दिया जाता है। अगर आप हीट कैपेसिटी लिख रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसको सीवी बोल दिया जाता है। तो लिखा ना हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, ये दो टाइप की होती हैं। ये ऐसे बोल सकते हैं, इसको दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। एक तो होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोल दिया जाता है सीपी। एक होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोल दिया जाता है सीवी। तो एक होता है बेटा सीपी और दूसरा होता है सीवी। सीपी एंड सीवी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूं मैं। देखो इससे समझना, हमने आपसे बोला सबसे पहले हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी होता है, ये हीट कैपेसिटी, इसको लिखा हमने सी, हीट कैपेसिटी और सी होता है। समझना, सबसे पहले हमने आपसे बोला हीट कैपेसिटी होता है सी। चलिए जी, अब आपसे बोला ये जो हीट कैपेसिटी है ना, ये भी दो टाइप की होती है। एक तो होता है मोलर हीट कैपेसिटी, एक होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को सी से लिखा। हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, एक होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है इसको भी हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक तो प्रेशर कांस्टेंट रखे और एक वॉल्यूम कांस्टेंट रखे। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा तो लिख दिया जाएगा सीपी, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो लिख दिया जाएगा सीवी। और जब मोलर लिख रहे हैं तो कैपिटल सीपी और कैपिटल सीवी लिखा जाता है। ठीक है, उसी टाइप से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको भी दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक तो प्रेशर को कांस्टेंट रखे, एक वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख के लिखेंगे उसको बोलते हैं सीपी, और वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे उसको बोला जाता है सीवी। आप कहेंगे सर ये भी सीपी और ये भी सीपी है, तो आपको बता देते हैं कि जो मोलर है इसमें कैपिटल लेटर काम में लिया जाता है और जो स्पेसिफिक है इसमें स्मॉल लेटर काम में लिया जाता है। ऐसा बोल सकते हैं ये है कैपिटल सीपी, ये कैपिटल सीवी, ये स्मॉल सीवी, स्मॉल सीपी और ये हो गया स्मॉल सीवी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कैपिटल और स्मॉल लेटर से तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैपिटल लिखा है स्मॉल लिखा है, तो कैपिटल स्मॉल को नहीं देखा जाता है, इसकी यूनिट देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्योंकि उसने अगर सीपी लिखा ना तो सीपी तो मोलर हीट कैपेसिटी भी हो सकता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हो सकता है, तो उसकी यूनिट देखनी है। अगर उसकी यूनिट के अंदर पर मोल लिखा हुआ है तो मोलर हीट कैपेसिटी है, और यूनिट में अगर पर ग्राम लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये लिखा ना, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है इनकी यूनिट तो आ जाती है, इनकी यूनिट आती है जूल। जूल की जगह तो कैलोरी भी आ सकता है, मेरे को तो पर मोल देखना है, जूल पर केल्विन पर मोल, और इसकी यूनिट आ रही है जूल पर केल्विन पर ग्राम। मतलब पर मोल है मतलब मोलर हीट कैपेसिटी है, और अगर पर ग्राम लिखा हुआ है इसका मतलब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है जी, आता चले जी। हीट कैपेसिटी जो है ना सी, इसको हमने क्या लिखा Q अपॉन डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी सी इक्वल टू होता है Q अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, हीट कैपेसिटी दो टाइप से डिफाइन करते हैं, तो देख लीजिए। एक बार लिखा मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखे, दूसरी बार लिखा हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे। देखो
C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन डेल्टा T है। आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, ये प्रेशर को कांस्टेंट रखा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो C ना लिख के C की जगह लिखा Cp। और Q हीट तो है, वो भी कब है, जब प्रेशर कांस्टेंट है। और प्रेशर कांस्टेंट की को बोलते हैं डेल्टा H, तो QP की जगह लिखा डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा H इक्वल टू आ गया Cp डेल्टा T। तो बोलते ये होता है 1 मोल आइडियल गैस के लिए। अगर n मोल आइडियल गैस है इसको लिख दिया जाता है, क्योंकि जो डेल्टा H है वो मास पर डिपेंड करेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो n मोल के लिए बन जाएगा डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बताया था, ये इस टाइप से आते हैं। ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T। अब देखो, अगर आपने फॉर्मूला लगाया डेल्टा H इक्वल टू Cp डेल्टा T, इसका मतलब ये फॉर्मूला 1 मोल आइडियल गैस के लिए। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T, तो ये लगेगा n मोल आइडियल गैस के लिए। इसमें n गैस के मोल है और जो Cp है ना, ये Cp है इसकी मोलर हीट कैपेसिटी। और आपने फॉर्मूला लगाया डेल्टा H इक्वल टू MCP डेल्टा T, तो m क्या है, m उस अमाउंट का मास है ग्राम में। अब ये आपने ग्राम में ले लिया ना, तो फिर जो Cp है ना, ये आपको लेना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि यार यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना। जैसे यहाँ मोल है तो ये पर मोल आ जाएगा, और ये अगर ग्राम है तो ये पर ग्राम लिखा जाएगा ना। इसका मतलब अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं NCP डेल्टा T, तो n मोल है तो Cp होगा मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं MCP डेल्टा T, तो m अमाउंट है ना ग्राम में, तो फिर Cp स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेना है। इसका मतलब आप फॉर्मूला चाहे NCP डेल्टा T लगाओ या आप फॉर्मूला MCP डेल्टा T लगाओ, दोनों से आंसर सेम आएगा। पर बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, अगर n लगा रहे हो मतलब मोल है तो फिर ये मोलर लेना, और अगर आप ग्राम लिख रहे हो तो फिर ये स्पेसिफिक लेना। ठीक है, इसी टाइप से इधर चलें CV में। C इक्वल टू क्या लिखा, Q अपॉन डेल्टा T, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लिखा हमने C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो C ना लिख के इसकी जगह लिखा CV। QV, और QV का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट, ये तो डेल्टा E होता है। इसकी जगह डेल्टा E अपॉन डेल्टा T क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है डेल्टा E इक्वल टू होता है CV डेल्टा T, होता है 1 मोल आइडियल गैस के लिए। अगर n मोल आइडियल गैस के लिए देखें तो बन जाएगा डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा T। यहाँ पर n क्या है, तो n मोल है तो CV हमको मोलर हीट कैपेसिटी लेना है। हाँ, आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डेल्टा इक्वल टू MCV डेल्टा T। तो यहाँ m अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में है, तो जो CV है ये हमारे पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बताया था ना आपको मैंने, डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T, डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये हमारे लिए एप्लीकेबल होते हैं n मोल आइडियल गैस के लिए। ठीक है, ये कंपैरिजन कर दिया हमने। अब देखो, अब जैसे ये मोलर हीट का अभी बताया था कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमको स्मॉल Cp दे रखा है और कैपिटल Cp लाना है, तो स्मॉल Cp को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो कैपिटल Cp आ गया। देखो उधर कैपिटल Cp इक्वल टू स्मॉल Cp इनटू मोलर मास। स्मॉल Cp का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास में मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी टाइप से कैपिटल CV इक्वल टू आ गया हमारे पास में स्मॉल CV इनटू मोलर मास। ये रिलेशन याद कर लेना, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज करना है तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमने आपको Cp CV के बारे में समझा दिया। अब मैं आपको Cp और CV का रिलेशन बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा मैंने रिलेशन बिटवीन Cp एंड CV। Cp CV का रिलेशन वैसे हमने पहले भी काम में लिया है, पर रिलेशन आता कैसे, अब वो डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। ये तो जानते ही है, एंथैल्पी H इक्वल टू E प्लस PV होता है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। अगर 1 मोल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस है, तो PV इक्वल टू क्या लिखेंगे, RT। तो मैं क्या करता हूँ, जो PV है इसकी जगह लिखता हूँ R इंटू T, तो फॉर्मूला बनेगा H इक्वल टू E प्लस RT। यहाँ तक आ गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, H का डिफरेंशिएशन होगा DH अपॉन DT, E का डिफरेंशिएशन होगा D अपॉन DT, और R इंटू T इसका डिफरेंशिएशन होगा R, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, DH का मतलब हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर। D का मतलब हीट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। और DH अपॉन DT अभी समझाया था, ये तो Cp बन जाएगा, इसकी जगह लिखा हमने Cp, और D अपॉन DT की जगह लिखा मैंने CV। ठीक है, तो ये बन गया Cp इक्वल टू CV प्लस R, या लिख सकते हैं इसको Cp माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, Cp माइनस CV इक्वल टू R, इसको बोल दिया जाता है मेयर्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मेयर फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बन गया, Cp माइनस CV इक्वल टू R। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आता है ऐसे। तो फॉर्मूला याद कर लो, Cp माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, देख लीजिए, Cp माइनस CV इक्वल टू R। अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं Cp माइनस CV इक्वल टू R, तो इसमें जो Cp CV है ये हमारी मोलर हीट कैपेसिटी है। हाँ, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं
Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन NW, तो क्या कहेंगे आप इसको समझो ना, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, CpCv यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी है, अगर आप इस मोलर की जगह स्पेसिफिक लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जो मोलर है ना इसकी स्पेसिफिक लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, इस कैपिटल Cp की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल Cp इंटू मोलर मास, जो कैपिटल Cv है उसकी जगह लिखा जाएगा स्मॉल Cv इंटू मोलर मास, दोनों में से मोलर मास कॉमन लेके नीचे डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला ये तो आएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन NW। तो दोनों फॉर्मूला याद रखना, अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R तो CpCv मोलर हीट कैपेसिटी रखना है, अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन NW तो वहां पर जो CpCv है ये आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखना है। आंसर इससे सेम आता है, बस आप वैल्यू पुट करते समय अच्छे समझ लेना। इस फॉर्मूले में जो दोनों है वो मोलर हीट कैपेसिटी है, अगर आप फॉर्मूला ये लगा रहे हो इसमें जो CpCv है ये हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और आप ये तो जानते होंगे Cp अपॉन Cv गामा होता है, इस गामा को बोलते हैं पॉइजन रेशियो, Cp माइनस Cv होगा गामा, और आप ये भी देख सकते हैं Cp माइनस Cv R होता है, R तो पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है, तो Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, एक रिजल्ट वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, मैंने क्या किया, Cp माइनस Cv इक्वल टू R है ना, ये जो R है इस R को हटा के इस R की जगह रख दिया मैंने P डेल्टा V। Cp माइनस Cv इक्वल टू R, R की जगह रखा मैंने P डेल्टा V। अब P डेल्टा V किससे रखा ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। PV इक्वल टू nRT ये आइडियल गैस इक्वेशन है, हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है। इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मैं लिखूंगा P डेल्टा V इक्वल टू nR डेल्टा T। ठीक है, मैं क्या करता हूँ मोल ले लेता हूँ 1 और डेल्टा T ले लेता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस, तो P डेल्टा V किसकी इक्वल आ गया, R की इक्वल, यानी R की जगह लिख सकता हूँ P डेल्टा V। तो मैंने ये तो क्या Cp माइनस Cv इक्वल टू R, R की जगह P डेल्टा V लिख दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया Cp माइनस Cv इक्वल टू P डेल्टा V। और आपको पता है P डेल्टा V तो एक वर्क होता है, P डेल्टा V क्या एक वर्क है, तो मैं ऐसे बोल सकते हैं ना Cp और Cv का जो डिफरेंस है ना वो वर्क इक्वल है। Cp Cv का डिफरेंस किसकी इक्वल है, वर्क इक्वल है। अब कौन सा वर्क, कौन सा वर्क, तो वर्क समझा देता हूं। कौन सा वर्क हुआ, तो ऐसे बोलना कि Cp और Cv का जो डिफरेंस है वो बेसिकली एक वर्क इक्वल होता है। और एक कौन सा वर्क है, तो आप ऐसे बोल देना कि कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है। समझना, आपके पास में 1 मोल आइडियल गैस है, आपको क्या करना है, ये जो 1 मोल आइडियल गैस है इसका कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री से टेम्परेचर राइज करना है। उसके लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो होता है Cp माइनस Cv की इक्वल, वो होता है R की इक्वल। तो हमने लिख भी दिया इसको, डिफरेंस बिटवीन, समझना, डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv इज इक्वल टू वर्क डन ऑन 1 मोल of ideal gas at constant pressure in increasing temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास में 1 मोल आइडियल गैस है, समझना 1 मोल आइडियल गैस है, आपको कांस्टेंट प्रेशर पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क होगा आपका Cp माइनस Cv की इक्वल, वो वर्क होगा आपका R की इक्वल, और वो वर्क होगा आपका 2 कैलोरी, या ऐसे बोल सकते हैं वो वर्क होगा आपका 8.314। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हम ये CpCv के अंदर ही पॉइंट्स बाय पॉइंट्स स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिया मैंने फॉर फेज ट्रांजिशन ऑब्लिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फेज ट्रांजिशन जैसे जानते हो ना, मेल्टिंग ऑफ आइस, वाटर का वेपोराइजेशन, आपको मैंने बताया था जितने भी फेज ट्रांजिशन है सब आइसोथर्मल होते हैं। तो फेज ट्रांजिशन का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। इसका मतलब चाहे इक्विलिब्रियम की स्टेट हो या फेज ट्रांजिशन हो, दोनों ही केस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका चेंज डेल्टा T तो 0 हो जाएगा। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। अगर डेल्टा T 0 है तो हीट कैपेसिटी आएगा इनफाइनाइट। तो ये रिजल्ट है, आप अच्छे से याद कर लो कि फेज ट्रांजिशन हो या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया हो, इसका हीट कैपेसिटी होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है इसके लिए। ठीक है, अब इस पे मैंने कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन बनाए, वो डिस्कस कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, पहला क्वेश्चन हमने लिखा हीट कैपेसिटी ऑफ आर्गन heat capacity
heat capacity of argon at constant volume, heat capacity of argon at constant volume is 0.075 calorie per Kelvin per gram. Calculate molar heat capacity of argon at constant volume and constant pressure. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको, आर्गन है, इसका हीट कैपेसिटी दे रखा है और वो भी स्पेसिफिक कहा स्मॉल सीपी, स्मॉल सीवी दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रखा है ना। और ये क्या बोला आपसे, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसका मतलब ये आपसे कैपिटल सीपी और कैपिटल सीवी की कैलकुलेशन करवा रहा है। ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले तो कैपिटल सीवी की क्या होगा, कैपिटल सीवी आ जाता है स्मॉल सीवी इनटू इसका मोलिकुलर मास। स्मॉल सीवी ये हमको दे रखा क्वेश्चन के अंदर 0.075 इनटू मोलर मास, मतलब एक तरह से आर्गन का एटॉमिक मास, वो दे रखा हमको 4040। इसको सोल्व करें तो जो कैपिटल सीवी है ये हमारे पास आ जाता है 3 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये तो हमारे पास में कैपिटल सीपी आ गया है, सीवी। दूसरा इसने क्या पूछा, कैपिटल सीपी, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला होगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। अगर आपको सीपी चाहिए तो वो लिखा जाएगा आर प्लस सीवी। आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी, सीवी हमारे पास है 3 कैलोरी। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आंसर क्या देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी आ रहा है 3 कैलोरी और कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर हीट कैपेसिटी आ रहा है 5 कैलोरी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, 5 mole of oxygen are heated at constant volume from 10 degree Celsius to 20 degree Celsius. Calculate internal energy change of oxygen. ठीक है, molar heat capacity of oxygen at constant pressure is 7। मतलब एक तरह से आपको ऑक्सीजन का मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो मैं से बोल देंगे हमको इसने दे दिया सीपी। तो क्वेश्चन के अंदर आपको सीपी दे रखा है और सीपी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये दे रखा है। तो आप इससे पहले तो सीवी निकाल लीजिए, इसको सोल्व करेंगे। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर। अगर हमको सीवी लाना है तो सीवी आ जाता है सीपी माइनस आर। सीपी है 7 और आर है 2, तो इसका मतलब सीवी हमारे पास आ जाता है 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये तो हमने सीवी निकाल लिया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी चेंज, इसका मतलब हमसे डेल्टा ई पूछ रहा है। हमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा ई इक्वल टू होता है एनसीवी डेल्टा टी एन मोल। क्वेश्चन के अंदर 5 मोल गिवन है, सीवी का वैल्यू 5 है। टेम्परेचर राइज क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10 से 20 में जाना है, तो डिफरेंस आ जाएगा 10। आंसर देंगे इसके लिए 250 कैलोरी। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आता है डेल्टा ई इक्वल टू 250 कैलोरी। ये क्वेश्चन समझ जाएगा, है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट, a gas expand from volume of 3 liter to 5 liter against external pressure of 3 atm। एक गैस है, इसका एक्सपेंशन हमने करवा दिया, वो भी 3 लीटर से 5 लीटर तक, 3 लीटर टू 5 लीटर। ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन, आपसे आगे बोला जा रहा है कि एक्सपांशन में आपने जो वर्क किया, आपने जो एक्सपांशन है इसमें जो वर्क किया, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इज यूज्ड टू हीट 10 मोल ऑफ वाटर ऑफ 290 केल्विन। एक्सपांशन का जो वर्क हुआ, पहले तो देखते हैं वर्क कितना हुआ। तो वर्क W इक्वल टू होता है माइनस पी डेल्टा वी। ये लीजिए, ठीक है, माइनस की जगह माइनस रखा। पी एक्सटर्नल वो हमको दे रखा है 3 एटीएम, डेल्टा वी 3 लीटर टू 5 लीटर। ये लीजिए, इसको सोल्व करें तो आ जाता है ये 6 लीटर एटीएम। ये तो 6 लीटर एटीएम आ गया, इसको मैं जूल में चेंज कर देता हूँ। माइनस 6 इंटू 101.3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने जूल में चेंज कर दिया। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो जो वर्क है ये हमारे पास आ जाता है 607.8 जूल, मतलब इतना वर्क हुआ। ये तो वर्क हुआ। अब हमसे क्या बोला, ये जो वर्क हुआ ना, इस वर्क को हमने क्या किया, 10 मोल वाटर को हीट करने में कंज्यूम ले लिया। तो आप समझते होंगे एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये लिखा जाता है एम एस डेल्टा टी। ठीक है, Q हीट है, अब सिस्टम को हीट दे रहे हैं, कितनी हीट दे रहे हैं, जितना वर्क हुआ। तो वर्क कितना हुआ, वर्क तो हमारा 607.8 हुआ ना, तो इतनी हमने इसको हीट दी और हीट दे रहे, तो हीट का साइन प्लस होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो वर्क है विद साइन उठा के यहाँ रख देते हैं। नहीं, देखो वहां वर्क हो रहा है तो वर्क तो एक्सपांशन से मिला, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस से बता रहा है कि वर्क हमको एक्सपांशन से मिला
और यहाँ हीट दे रहे हैं तो हीट का साइन लेंगे ना, वर्क का साइन थोड़ी लेंगे, इसलिए प्लस लिखा जाएगा। m क्या है, अमाउंट 10 मोल वाटर है तो 10 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एस स्पेसिफिक हीट, वो हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 4.184, T2 हमको निकालना है और T1 दे रखा है 290 केल्विन, ये लीजिए, ठीक है। और इसको सोल्व करके हमको T2 लेकर आना है, आप इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाता है T2 इक्वल टू आता है 290.8 केल्विन, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 290.8 केल्विन, ठीक है जी। इस टाइप से हीट कैपेसिटी के आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक। ले आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे, उसको बोल दिया जाता है बॉम्ब किलोमीटर। बॉम्ब किलोमीटर के बारे में हमने जिक्र तो किया था पर ज्यादा बात तो नहीं करी थी, बस इतना सा बताया था कि बॉम्ब किलोमीटर एक क्लोज कंटेनर होता है, उसके अलावा बात ही नहीं करी हम आपसे। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बॉम्ब किलोमीटर क्या है, क्लोज कंटेनर तो है, यह सब हो सकते हैं। बॉम्ब किलोमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हम उससे बोलते हैं कि बॉम्ब किलोमीटर एक क्लोज कंटेनर है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड की कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसका हीट ऑफ कंबशन निकालते हैं। इन बॉम्ब किलोमीटर क्या काम आता है, नंबर 1 तो ये हीट ऑफ कंबशन निकालने में काम आता है, नंबर 2 वो भी कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब, और वॉल्यूम कांस्टेंट की जो हीट है उसको डेल्टा ई बोला जाता है। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो बॉम्ब किलोमीटर से हम डेल्टा ई की वैल्यू निकालते हैं। तो बॉम्ब किलोमीटर के लिए एक लाइन हमने लिखी, अ डिवाइस यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ कंबशन निकालते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं इसकी मदद से हम डेल्टा ई निकालते हैं, दैट इज डेल्टा ई। हमने क्या किया, हमें कंपाउंड दे दिया गया, एक कंपाउंड दे दिया और हमसे बोला गया ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ कंबशन निकालो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वो जो कंपाउंड था देखा उसका वजन कितना है, तो वो कंपाउंड था हमारा W ग्राम। मैंने मान लिया लेट W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपको जो सब्सटेंस दिया गया उसका अमाउंट W ग्राम है और वो जो सब्सटेंस है उसका मोलर मास M है, तो हमने ये भी ले लिया, M इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो इधर सबसे पहले हमने वो जो W ग्राम सब्सटेंस है ना उसको एक प्लेट में रख दिया। इधर देखो, इधर देखिए ये प्लेट है ना, इस प्लेट के अंदर मैंने W ग्राम सब्सटेंस रख दिया। ये जो बना रखा ना इस टाइप से W ग्राम सब्सटेंस रख दिया, इसको रख के और इसको एक कंटेनर में मैंने क्लोज कर दिया। ये कंटेनर, ये वाला देखो व्हाइट मार्कर वाला देखना, ये कंटेनर में क्लोज कर दिया है। अब इसका मेरे को कंबशन करवाना है, तो कंबशन करवाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो जो कंपाउंड है इसका इग्निशन करना पड़ेगा और दूसरा मेरे को ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो मैंने इस कंपाउंड को देखो इधर से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई दी और इधर बैटरी से 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में स्ट्रक करता हूँ, तो यहाँ स्पार्क होगा, ऑक्सीजन होगी, तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हाइड्रोकार्बन है, इसका कंबशन होगा तो हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी और साथ में गैसेस प्रोडक्ट भी बनेंगे। सुनना, जैसे इसका कंपाउंड का कंबशन होगा, हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, साथ में गैसेस प्रोडक्ट भी बनेंगे। इसका मतलब ये जो व्हाइट मार्कर से हमने बना रखा है, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, साथ में गैसेस प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो ये जो कंटेनर है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इतने हाई टेम्परेचर और इतने हाई प्रेशर पर भी ये ब्रेक नहीं होता है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है बॉम्ब, इसलिए इसका नाम बॉम्ब रखा गया। और मेजरमेंट तो कर ही रहा है इसलिए इसको बोल देते हैं बॉम्ब किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब ये जो ना ये व्हाइट से बना ये बॉम्ब किलोमीटर है, हमने मान लिया इस बॉम्ब किलोमीटर की हीट कैपेसिटी है Z, इसकी हीट कैपेसिटी Z है। अब ये तो हीट कंडक्टिंग है तो सारी की सारी ये हीट बाहर निकाल के फेंक देगा। तो हमने क्या किया, इसके आउटसाइड में एक और कंटेनर लगा दिया और बाहर का जो कंटेनर है इसको हमने हीट इंसुलेटेड बना दिया और इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया। हम ये चाह रहे हैं इस W ग्राम कंपाउंड की कंबशन पे जो हीट निकले सारी की सारी हीट हमारे वाटर को ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंबशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक स्टायरर लगा दिया। स्टायरर का क्या काम है, ये जो वाटर है इसको कंटिन्यूसली मिक्स करेगा, इसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर एक यूनिफॉर्मली राइज हो, मतलब हमारे टेम्परेचर की जो रीडिंग है ना वो एकदम सही आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्टायरर लगा दिया जाता है। हमने कंबशन से पहले वाटर का टेम्परेचर मेजर कर लिया। कंबशन से पहले वाटर का टेम्परेचर था T1 केल्विन और कंबशन कंप्लीट होने के बाद वाटर का टेम्परेचर है T2 केल्विन। ये लिखा हमने, W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, M मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, T1 initial temperature of water, T2 final temperature of water and Z is the heat capacity of bomb kilometer। ये आपका bomb kilometer हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके मैथमेटिकल पार्ट पे चलते हैं।
हीट कैपेसिटी क्या लिखा हमने, हीट अपॉन डेल्टा टी ये होता है। यहाँ से हीट क्या होता है, तो हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर हीट कैपेसिटी हमने क्या ली, जेड। एक तरह से देखा जाए हीट का फॉर्मूला बन गया जेड इंटू डेल्टा टी। अब देखो इसका मतलब यहाँ जो हीट मिली वो हमको मिली जेड इंटू डेल्टा टी, पर वो किससे मिली, तो बोलेंगे उस W ग्राम कंपाउंड को जलाने से मिली, और वो भी कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, सिंस heat evolved by complete combustion of W gram substance at constant volume, पूरी लाइन पढ़ना, heat evolved by complete combustion of W gram substance at constant volume equal to Z delta T, और evolved हो रही है यानी एक्सोथर्मिक है तो माइनस तो लगाना ही है, तो लिख दिया मैंने माइनस Z इंटू डेल्टा टी। हीट ऑफ कंबशन का क्या मतलब होता है, हीट ऑफ कंबशन का मतलब होता है वो हीट जो एक मोल से मिलती है, तो W ग्राम से कितना मिला, माइनस जेड डेल्टा टी मिला। तो हमने बोला फिर एक मोल से कितना मिलेगा, हम एक मोल की क्यों बात कर रहे हैं, एक मोल की इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमको निकाला हीट ऑफ कंबशन, और हीट ऑफ कंबशन वो हीट होती है जो एक मोल से मिलती है। तो हमने नेक्स्ट लिखा देयरफॉर heat evolved by complete combustion of 1 mole compound at constant volume equal to minus Z delta T upon W multiplied by molar mass। तो फॉर्मूला बना minus Z delta T upon W into molar mass। ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आ गया हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि एक मोल की हीट का मतलब हीट ऑफ कंबशन ही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई कंबशन, या ऐसे बोल सकते हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट ऑफ कंबशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर इसका डेल्टा ई निकालो तो भी ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपसे बोला जाए कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट ऑफ कंबशन निकालो, इसका मतलब तो भी तो डेल्टा ई पूछ रहा है ना, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। इसमें एक मैंने क्वेश्चन लिया, 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन इज सब्जेक्टेड टू कंबशन इन बोम कैलोरीमीटर। During combustion, temperature of water increases by 0.5 degree Celsius. Heat capacity of bomb calorimeter is 17.7 kilojoule per Kelvin. Calculate first point heat of combustion of methane at constant volume. Second point delta E, और third पूछा जा रहा है heat of combustion of methane at constant pressure in 27 degree Celsius। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं डेल्टा ई निकाल लेता हूँ। देखो डेल्टा ई का फॉर्मूला बता रखा मैंने, माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर मास। आ गया माइनस जेड। हीट कैपेसिटी हमको दे रखा है 17.7 दे दिया, डेल्टा टी वो आपको दे रखा है 0.5 कितने ग्राम, तो इसने बोला 0.16 ग्राम, और मोलिकुलर मास मीथेन का 16। आप इसको सोल्व करके देखेंगे, डेल्टा इक्वल टू आ रहा है माइनस 885 किलोजूल पर केल्विन। ये तो हमारा डेल्टा ई आ गया। आप इसको डेल्टा ई को, इसका मतलब सेकंड आंसर हमारे पास में माइनस 885 किलोजूल पर मोल आ गया। या आप इसको डेल्टा ई को हो, या आप इसी को बोल दो ना, ये क्या आ गया, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट ऑफ कंबशन आ गया ना। फर्स्ट ये तो पूछ रहा है ना हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब फर्स्ट आंसर भी आपका माइनस 885 किलोजूल पर मोल होगा। फर्स्ट सेकंड तो एक ही तो बात है। चलिए जी, अब थर्ड आपसे क्या पूछ रहा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट प्रेशर 27, इसका डेल्टा एच पूछ रहा है। तो यार ये तो वो क्वेश्चन बन गया ना, डेल्टा ई दे रखा है, डेल्टा एच पूछा जा रहा है, तो क्या काम करें, आप फॉर्मूला लगाओ ना, डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। तो मीथेन का कंबशन के बाद डेल एन जी चाहिए, ये मीथेन का कंबशन O2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, हमको प्रोडक्ट मिलता है CO2 प्लस H2, 27 डिग्री है। मीथेन गैस होगा, CO2 भी गैस होगा, ऑक्सीजन भी गैस है, और 27 H2 लिक्विड होगा। बैलेंस करें, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 यहाँ आ जाएगा 2, ऑक्सीजन 2, ये लीजिए यहाँ तक पहुंच गए। इसका डेल्टा एनजी निकाले तो डेल्टा एनजी आता है 1 - 3 इक्वल टू -2। ठीक है, रिलेशन लगा देते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एनजी आर टी। डेल ई हमारे पास आ गया माइनस 885 डेल एनजी माइनस 2 आर इंटू टी। देख बच्चे 885 ये किसमें है, किलो जूल में है, टेम्परेचर 27 याद कर लिया, 27 और 25 डिग्री पर R इंटू टी होता है 2.5 किलो जूल। देखो याद है, वो जो आपको याद करवाया था वो कितना काम आता है, तो यह जाएगा माइनस 890 किलो जूल पर मोल। ये इसका आंसर आ जाता है, डेल्टा इक्वल टू माइनस 890 किलो जूल। ठीक है जी, ठीक। एक और क्वेश्चन बनाया मैंने इसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1 gram of graphite is burnt in bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin.
and 1 atmospheric pressure according to reaction. रिएक्शन दे रखा है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस हमने CO2 गैस बना दिया. During the reaction, temperature increases from 298 Kelvin to 299 Kelvin. Heat capacity of 1 kilometer is 20.7 kilojoule per Kelvin. What is the enthalpy change for above reaction at 298 and 1 atmospheric pressure? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है. सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका डेल्टा निकाल लेता हूँ. इसका डेल्टा लिखा जाएगा माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर मास. ये सॉल्व करते हैं. जेड वो हमको दे रखा है 20.7, ये 20.7 है. डेल्टा टी 298 से 299 यानी 1 आ गया. 1 ग्राम ग्रेफाइट और इसका मोलर मास होता है 12. इसको सोल्व करके हम डेल्टा ई निकाल लेते हैं. ये हमारे पास, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना. इसका जो डेल्टा ई है ये हमारे पास आता है 248.4. ये लीजिए, ये आपके पास में डेल्टा ई आ जाएगा. ये तो डेल्टा ई आ गया. क्वेश्चन में आपसे डेल्टा ई नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है डेल एच. तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी. ये होता है ना. अब आपको डेल एन जी निकालना पड़ेगा. रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर दे रखी है. ठीक है, इसका डेल एन जी निकाले तो डेल एन जी क्या आ रहा है, प्रोडक्ट के गैसेस मोल, रिएक्टेंट के गैसेस मोल. डेल एन जी आ रहा है 0, तो इसके लिए मतलब डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों इक्वल होंगे. यानी आंसर आ जाता है माइनस 248.4 किलोजूल पर मोल. ये इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आता है. ठीक है, ये हमने आपको बोम किलोमीटर के बारे में बता दिया और उसके साथ साथ बोम किलोमीटर की हमने आपको क्वेश्चन भी सिखा दिए. ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा कैसा आपसे पूछ लिया जाए. ठीक है जी.